नमस्कार। इस फेसबुक लाइव पर आए हुए सभी युवा मित्रों को नमस्कार। सबसे पहले मैं सरस्वती विद्या मंदिर अतरौली के प्रधानाचार्य श्री जगवीर सिंह जी और उनके पुत्र अनुपम जी, जिन्होंने आज इस 7 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया है, ऐसे पूर्व छात्र परिषद अतरौली के सभी पदाधिकारी, सभी युवा मित्रों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं भारत का भविष्य, जो भारत के युवा हैं, विद्यार्थी, उनके साथ बात कर सकूं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज से ये व्याख्यानमाला प्रारंभ हुई है और 7 दिन तक ये व्याख्यानमाला चलेगी। इसमें पहले दिन मुझे अवसर दिया है बोलने का, और जो मुझे विषय दिया है वो है वर्तमान कालीन जो परिस्थितियां हैं देश में और विश्व में, उसमें विद्यार्थियों के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं, और इन चुनौतियों का, इन चैलेंजेस का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। मैं कोशिश करूंगा इस विषय पर जो भी मुझे जानकारी है और जितना मेरा अध्ययन है वर्तमान परिस्थितियों का, वो आपके सामने रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। आशा है आपके लिए उपयोगी होगा। तो चुनौतियां और उनका समाधान, इसलिए पहले हमें समझना होगा कि वर्तमान में विद्यार्थियों के सामने चुनौतियां क्या हैं। यद्यपि हम सब उनमें से किसी न किसी चुनौती का, किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से चैलेंजेस हैं जो आज हमारे सामने हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 4 महीने से केवल भारत नहीं तो सारा विश्व इस कोरोना नाम की जो महाआपदा आई है, इससे केवल भारत नहीं सारा विश्व इससे जूझ रहा है, इससे संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है। 15 मार्च के बाद सारा देश, भारत, ये एक प्रकार से बंद ही है। हमने पहले लॉकडाउन झेले, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, और अभी कहने के लिए अनलॉक 1 की स्थिति से हम गुजर रहे हैं। लेकिन एक तरह से सारा देश ये अस्त व्यस्त है। पिछले 4 महीनों से व्यापार बंद है, सड़कें बंद हैं, विद्यालय बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, लाइब्रेरी बंद हैं, हॉस्टल्स बंद हैं। तो एक प्रकार से सारा देश बंद है, और इस बंद होने के कारण से कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं स्थगित हो गई। हमेशा जून के प्रथम सप्ताह में आज हम बैठे हैं, जून के दूसरे सप्ताह में बैठे हैं। इस समय तक लगभग सभी प्रमुख परीक्षाएं देश की, उनके परिणाम आ जाते थे। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, इनके सबके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक होकर और मई अंत तक, जून के प्रथम सप्ताह तक सबके रिजल्ट्स आ जाते थे, और विद्यार्थी अगली कक्षाओं के लिए पढ़ाई शुरू कर देते थे। जिनको प्रतियोगी परीक्षाएं देनी होती थी, वो कक्षा 12 के बाद होने वाली, वो चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वो आईआईटी और बाकी इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स हों,
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो इसके लिए बच्चे मार्च अप्रैल से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते थे, अपने एग्ज़ाम ख़त्म होते ही पूरे मन से लग जाते थे, और सामान्यतः मई और जून में ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे। एक नया उत्साह सबके मन में होता था, लेकिन मार्च से ही लॉकडाउन के कारण से इस बार अभी तक कोई भी प्रमुख परीक्षा नहीं हो पाई है। जो आधी अधूरी परीक्षाएं हो गई उनके परिणाम रुके हुए हैं। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो जो देश की बड़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो चाहे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों, IAS IPS के एग्ज़ाम्स हों, SSC के एग्ज़ाम्स हों, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हों, वो भी सारे इस काल में नहीं हो पाए इस कारण से। तो एक बड़ा अजीब सा वातावरण ये है। हालांकि इस बंद का, इस कोरोना की आपदा का सामना और इसकी कठिनाइयां तो सभी लोग झेल रहे हैं, केवल विद्यार्थी नहीं। व्यापारी भी परेशान है, उद्योगपति भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, सरकारें भी परेशान हैं। लेकिन आज हम चर्चा क्योंकि विद्यार्थियों की कर रहे हैं, तो और आप सब विद्यार्थी हैं, तो मैं समझ सकता हूं इस समय कि किस मानसिक अवस्था से सारे विद्यार्थी, चाहे वो छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हों, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, एक सब लोग बड़े असमंजस से गुजर रहे हैं। जो हॉस्टल्स में रहकर तैयारी कर रहे थे, वहां हॉस्टल्स बंद हो गए। जो दिल्ली, इलाहाबाद, कोटा ऐसे स्थानों पर जाकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वहां बंद होने के कारण से उनको गांव में, घरों में वापस लौटना पड़ा, तैयारी अधूरी छूट गई। और ये स्थिति शायद अभी बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी ऐसा लगता नहीं। जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि शायद अक्टूबर नवंबर तक ये स्थितियां और विकटतम होंगी। आज जितनी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं, जितनी संख्या में पेशेंट्स निकल रहे हैं, शायद उससे कई गुना, बहुत अधिक संख्या में अक्टूबर और नवंबर तक ये बढ़ेगा। और शायद हमें जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, इससे शायद और कठिन चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि शायद सामान्य स्थिति होने में अभी और अगले वर्ष का मार्च अप्रैल 2021 तक शायद स्थितियां सामान्य हो पाएंगी। इसलिए ये सारी जो चुनौतियां हैं, इसके कारण से विद्यार्थी, विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग, वो चिंतित भी है, परेशान भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाजशास्त्री अध्ययन कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो हमारी सामने गुजर रही हैं, हम आंखों से देख रहे हैं। जैसे अधिकांश विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए अभी भी और माता पिता के द्वारा ही उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो फीस की व्यवस्था हो, चाहे वो हॉस्टल में रहने का खर्चा हो। लेकिन माता पिता, अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति तो इस समय यह है कि व्यापार बंद है। जहां अगर कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो प्राइवेट सेक्टर में उनको वेतन या तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है, कहीं 50% मिल रहा है, कहीं 40% मिल रहा है। किसानों के आगे भी इसी तरह की समस्याएं हैं। किसानों की जो उपज है वो समय से बाजार में पहुंच नहीं पा रही है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर सारे व्यवसाय, वो नौकरी हो, व्यापार हो, सब पर असर पड़ा है। और इस असर पड़ने के कारण से घर में आर्थिक संकट भी खड़े हुए हैं। और इस कारण से अनेक विद्यार्थी जो इस वर्ष शायद कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का सोच रहे होंगे, बड़े शहर में जाकर कुछ पढ़ाई करने का सोच रहे होंगे, शायद उनको अपनी इन योजनाओं को आगे 1-2 साल के लिए भी टालना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती है। एक सारे विद्यार्थियों के सामने जो इस समय कठिनाई आ रही है कि विद्यालय बंद हैं, हॉस्टल्स बंद हैं, लाइब्रेरी बंद है, और इसके कारण से उनको चाहे ये
मेल हो या फीमेल हो, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनका एक शेड्यूल होता था। वो सुबह उठते थे, तैयार होते थे, कॉलेज जाते थे, ट्यूशन्स जाते थे, कोचिंग जाते थे। पिछले 3 महीने से 4 महीने से सब लोग घरों में हैं। पहले कई बार परिवार के लोग कहते थे कि तू कभी घर में नहीं रुकता है, लेकिन आज 3-3 महीने 4-4 महीने से सब लोग घर में हैं। और कई बार घर में इस सारी परिस्थिति के कारण से घर में भाइयों के बीच में, भाई बहन के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में ऐसे कुछ संवाद होते हैं, ऐसी कुछ कठिनाइयाँ हो जाती हैं। तो इस डिप्रेशन के कारण से कि माता पिता कहते हैं अब तो कोई जा नहीं रहा है, और उसके कारण से घर में समस्या पैदा हो गई। तो पारिवारिक क्लेश परिवार में ये भी इस कोरोना के कारण से खड़ा हुआ है परिवारों में। एक जिस चीज़ को हम सब लोग फेस कर रहे हैं, और मैं सारे देश में लोगों के साथ बात करने के बाद मैं बड़ी प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा हूँ, केवल मैं अंदाजे पर नहीं कह रहा हूँ, कि बड़ी संख्या में हमारे युवा, और इसमें मैं दोनों कह रहा हूँ, लड़के और लड़कियाँ, इस सारी परिस्थितियों के कारण से वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अवसाद आ रहा है। 2 पीढ़ियों के बीच में कई विषयों को लेकर हमेशा मतभेद रहते हैं। हमारे घर में माताजी हैं, पिताजी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा दादी हैं। कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचते, और ये आज है ऐसा नहीं, हमेशा से ऐसा था। जब हमारे माता पिता युवा थे, विद्यार्थी थे, तब उनके माता पिता उनसे संतुष्ट नहीं थे। तो 2 पीढ़ियों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ विषयों को लेकर हमेशा से थोड़ा बहुत मतभेद रहता है। ये चला आया है, आगे भी चलेगा। लेकिन इस कोरोना काल में, इस 3-4 महीने में, ये मतभेद या ये छोटी छोटी बातों में विचारों का अंतर घर में पारिवारिक क्लेश का कारण बन रहा है। और उसके कारण से बहुत स्थानों से मुझे ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि जो हमारे युवक हैं वो इन कारणों से डिप्रेशंस का शिकार हुए। बहुत सारे नौजवान ऐसे थे कि जिनकी शायद इस साल पढ़ाई खत्म हो रही थी, अपनी पढ़ाई का उनका अंतिम वर्ष था, चाहे वो इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष हो, वो मेडिकल का अंतिम वर्ष हो। और ऐसे सब विद्यार्थी जिनकी परीक्षाओं का, उनकी पढ़ाई का ये अंतिम वर्ष था, उन्होंने शायद 1 साल पहले से, 2 साल पहले से योजना बनानी शुरू की थी। कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कैंपस में आती हैं, और सबको एक उम्मीद थी कि इस बार मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, इस बार मेरा, और मैं अगले साल कोई ना कोई छोटी मोटी कैसी भी जॉब करके घर का एक आर्थिक सहारा बन सकूंगा। लेकिन वो भी शायद अब 1-2 वर्ष के लिए टल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे काम ना चलने के कारण से, और हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान स्टाफ है उसमें भी मजबूरी में लोगों को छटनी करनी पड़ रही है अपने कामों पर। बड़े शोरूम्स में जहां 6 से 8 कर्मचारी काम करते थे, वहां 2 या 3 कर्मचारियों से काम चलाना पड़ रहा है। बड़े इंस्टीट्यूशंस में जहां 50 से 60 एम्प्लॉयज़ होते थे, वहां 15 से 20 एम्प्लॉयज़ से लोग काम चला रहे हैं। तो इस कारण से नए युवकों को जो उम्मीद थी कि इस वर्ष मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद और कोई रोजगार प्रारंभ करूंगा, कोई नौकरी शुरू करूंगा, शायद वो भी नहीं हुई है। और इन सब कारणों से, ये जो सारे मैंने कारण बताए, इन सब कारणों से हमारे युवक, हमारे नौजवान, वो लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ईश्वर ना करे कल को कोई और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण समाचार हमको सुनने को मिले। ये सब चुनौतियां हैं, ये सब कठिनाइयां हैं, ये सब समस्याएं हैं जिसको हम सब झेल रहे हैं। मित्रों, केवल भारत नहीं झेल रहा, सारे विश्व के लोग इनको झेल रहे हैं।
आप भी झेल रहे हैं। आप अलीगढ़ ज़िले के एक छोटे तहसील केंद्र अतरौली और उसके आसपास के ग्रामों के युवक हैं, बच्चे हैं। आपको लग सकता है कि आप ही झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े महानगर, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, इसमें भी आपके समान जो विद्यार्थी हैं वो भी आज इन्हीं सब परेशानियों को झेल रहे हैं, इन्हीं सब चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये संकट सबके सामने है। मेरी इन सब बातों को सुनकर शायद आपको घबराहट होने लगी होगी, लेकिन मेरा उद्देश्य है इस संकट काल में और ज्यादा संकटों की चर्चा करके आपको मन से परेशान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन है कौन सी परेशानियां, चुनौतियां क्या हैं, इनको तो हमें समझना पड़ेगा, फिर उनका समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक संक्षिप्त में आपके सामने कुछ समस्याओं की चर्चा की है जो आपके जैसे युवा विद्यार्थी इस समय सारे देश में झेल रहे हैं, सारे विश्व में झेल रहे हैं। इसका समाधान क्या है, हम थोड़ा समाधान की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे, जितने लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, मेरी इस लाइव चैट को, सबसे एक प्रार्थना करूंगा। मित्रों, सबसे पहला काम है कि कितनी भी चुनौतियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, इसमें अपने मन को निराश मत होने दीजिए। किसी कवि ने कहा है कि माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, मगर दीपक जलाना कब मना है। जब जब अंधेरा होता है तब तब कुछ लोगों को हिम्मत के साथ, साहस के साथ दीपक जलाने होते हैं, और एक छोटा सा दीपक भी बड़े से बड़े अंधकार को चुनौती देने में सक्षम होता है। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, लेकिन उनका समाधान भी है, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो सबसे पहले हमें एक काम करना होगा कि अपने मन में इस सब के कारण से निराशा को नहीं आने देना। क्या करें, अब कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ते हैं, अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों का उत्तर भी हमको बनना होगा। तो अपने मन से निराशा के, हताशा के भावों को हमको जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। क्योंकि जो भी परेशानी है, जो भी चुनौतियां हैं, वो केवल मेरे आगे नहीं, केवल आपके आगे नहीं, सारे विश्व के सामने है। रास्ते में कांटे हैं तो केवल आपके नहीं है, सबके हैं। और जब हमको ये लगता है कि ये परेशानियां, ये कष्ट, ये कठिनाइयां सभी के लिए हैं, तो फिर सब मिलकर मुकाबला करेंगे, मैं अकेला नहीं। तो इसलिए कभी अपने मन में यह अकेलेपन का भाव मत आने दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी आप अपने बचपन याद करिए, जब आप कक्षा 3 में पढ़ते थे, 4 में पढ़ते थे, 5 में पढ़ते थे, 6 में पढ़ते थे, जरा उस बचपन को अपने याद कीजिए। कभी कभी आप होमवर्क करना भूल जाते थे, घर पर खेल में मस्त हो गए, स्कूल से जो होमवर्क मिला उसे पूरा नहीं कर पाए। स्कूल जाते समय डर लगता था, आज होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, टीचर चेक करेगा। टीचर जब चेक करेंगे तो टीचर डांटेंगे, शायद पूरी क्लास के सामने डेस्क पर खड़ा कर दें, मुर्गा बना दें, थप्पड़ पड़े, अपमानित हों। इस डर के कारण से स्कूल जाते में कितनी घबराहट होती थी, कितनी परेशानी होती थी, आने वाला संकट कितना बड़ा दिखता था। लेकिन तभी मान लो आपको पता चला कि आपका जो दोस्त है वो भी होमवर्क नहीं करके लाया, और आप दोनों को पता चला कि वो जो तीसरा है वो भी होमवर्क नहीं करके लाया, और जब आपको मालूम पड़ा कि क्लास में 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं करके लाए हैं। एक इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आपको कितना अच्छा लगता था, वाह वाह वाह, मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी नहीं करके लाया, चलो कोई बात नहीं, पिटाई होगी ना तो सबकी होगी। तो आज भी ऐसे ही,
जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी कठिनाई है, जो परेशानी है, आप अकेले नहीं, सबके लिए हैं। सब मिलकर मुकाबला करेंगे, और केवल मिलकर मुकाबला करेंगे और मैं सबका साथ दूंगा इतना नहीं, तो हमें इससे आगे जाकर सोचना चाहिए कि मैं मुकाबला करने में सबके साथ नहीं रहूंगा, सबसे आगे रहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी जिसमें कोई एक संकट, एक कठिनाई, एक कष्ट बहुत सारे लोगों के पास सामने आता है, और कोई एक व्यक्ति हीरो बनकर, नायक बनकर उस संकट से, उस कष्ट से, उस परेशानी से सबको छुड़ाता है। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, द बर्निंग ट्रेन, शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखी होगी। मोहनजोदड़ो तो आप सबने देखी होगी। तो एक कोई व्यक्ति नायक बनता है और बाकी सारे लोगों की हिम्मत बढ़ाता है। बाकी जब सारे लोग निराश हो रहे होते हैं उस परेशानी के कारण से, सारे लोग जीवन की उम्मीद छोड़ बैठे होते हैं, तब कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, अपने साथियों के साथ खड़ा होता है, सबकी हिम्मत बढ़ाता है और सबको उस संकट से पार ले जाता है। परेशानियां आती हैं उसके मार्ग में, लेकिन वो सबको उस संकट से पार लेकर जाता है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उसमें केवल सबके साथ मिलकर हमें निकलना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपनी तहसील, अपना जिला, क्योंकि आप युवक हैं और युवा के बारे में कहा जाता है कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आप युवा हैं, इसलिए आप अगर हिम्मत करके खड़े हो गए तो आप अपने से छोटे भाई बहनों को भी और अपने बड़े बुजुर्गों को भी, सबको हिम्मत दिला सकते हैं, सबका सहारा बन सकते हैं और सबको साथ लेकर आगे इन परेशानियों से निकल सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा मित्रों कि ईश्वर पर विश्वास रखिए। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है, एक ईश्वरीय शक्ति है। इस कोरोना वायरस के कारण से सारी हमारी परीक्षा हो रही है, वो ईश्वरीय शक्ति हमारी परीक्षा ले रही है। हमने नेचर को बहुत परेशान किया, हमने प्रकृति के बहुत शोषण किया, नदियां गंदी कर दी, जो भी 5 तत्व हैं प्रकृति के, हमने सबको प्रदूषित कर दिया। धरती को प्रदूषित कर दिया, जल को प्रदूषित कर दिया, वायु को प्रदूषित कर दिया, आकाश को प्रदूषित कर दिया, हमने सब कुछ प्रदूषित कर दिया। वो नेचर शायद इस कोरोना वायरस को भेजकर कुछ चीजों को ठीक करना चाहती है, लेकिन ये जो प्रकृति माता है, जिसको हमने मां कहा है, ये जो मदर नेचर है, ये मां है, तो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत दंड दे सकती है, थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन अंत में इस मां की गोद में ही हम सबको फिर से वही ममत्व, वही आत्मीयता, वही प्रेम मिलेगा। थोड़े बहुत दिन जो ये संकट है ये टल जाएगा। तो ईश्वर पर विश्वास रखकर, अपने ऊपर विश्वास रखकर इस सब संकटों से हम पार होंगे। विशेष रूप से विद्यार्थियों के सामने जो मैंने कुछ चुनौतियों की चर्चा की, इसके कुछ समाधान हैं। जैसे हमें कुछ वैकल्पिक मार्ग ढूंढने होंगे। वैकल्पिक मार्ग ढूंढने होंगे। कॉलेज बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, लाइब्रेरी बंद है, हॉस्टल बंद है, लेकिन कुछ हमें ढूंढने होंगे मार्ग। धीरे 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 सरकार के सहयोग से, प्राइवेट सेक्टर्स के सहयोग से बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन प्रारंभ हो रहे हैं। आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कोटा के जो भी प्रसिद्ध बड़े संस्थान हैं, उन सब ने ऑनलाइन अपने कोचिंग शुरू की है। आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए अब इलाहाबाद और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। जो भी बड़े संस्थान हैं, उन्होंने अपनी ऑनलाइन कोचिंग या तो प्रारंभ कर दी है या धीरे धीरे प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब आप घर पर ही बैठकर, अब आज आप सब अपने अपने घरों पर बैठे हैं। मैं दिल्ली बैठा हूं, आप अतरौली के आसपास के गांवों में बैठे हैं, और घर पर बैठकर आप मुझको सुन पा रहे हैं और मैं आपसे अपनी बात कर पा रहा हूं। शायद आज से 5 महीने पहले अगर मुझे आपसे मिलने आना होता तो मैं दिल्ली से सुबह चलता, दोपहर तक अतरौली पहुंचता, आप भी अपने अपने गांव से आते, हम चर्चा करते और मैं वापस आता, तो शायद इस एक गोष्ठी के लिए या इस एक चर्चा के लिए मेरा भी पूरा दिन जाता, आपका भी पूरा दिन जाता। लेकिन आज आप अपने घर पर बैठे हैं, मैं अपने स्थान पर बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जब कोई कठिनाई आती है तो उसके वैकल्पिक मार्ग भी निकलते हैं। तो आज ज्यादातर बड़े संस्थान जो भी हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले,
जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ऐसे सब संस्थानों ने अपनी ऑनलाइन कोचिंग्स प्रारंभ कर दी हैं। थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पर जाकर, और कोई भी एक अच्छा संस्थान चुनकर जो भी आप कॉम्पिटिटिव किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप आईआईटी एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप क्लैट की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप पीसीएसजे की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको नेट पर जाकर सर्च करना होगा और आपको कई अच्छे बड़े संस्थान उनके कोचिंग्स के और बहुत कम मूल्य पर। एक अच्छी बात यह है कि जो ऑफलाइन कोचिंग्स थी उनका खर्चा बहुत था। आपको कोटा जाकर वहाँ एक रूम लेना, वहाँ पर खाने की व्यवस्था करना, हॉस्टल की व्यवस्था करना, ये बहुत महंगा था। या आपको दिल्ली आना सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, या आपको स्टेट सर्विसेज की तैयारी के लिए इलाहाबाद जाना, तो वहाँ आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बहनों के आगे तो बहुत तरह तरह की समस्या आती थी, सुरक्षा की समस्या। आज बहुत कम मूल्य में बड़े अच्छे संस्थान, जैसे जिस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ, संकल्प के साथ, हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं। दिल्ली में 3 स्थानों पर कराते हैं, देश में बाकी जगह कराते हैं। आज संकल्प ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, आप घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। आपको सारा स्टडी मटेरियल घर बैठे प्राप्त हो सकता है। तो जैसे संकल्प ने प्रारंभ किया, ऐसे जो भी बड़े संस्थान हैं किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, वो आज ऑनलाइन कोर्सेज भी दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, आपको ऑनलाइन ही टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं। तो एक अच्छा वैकल्पिक मार्ग है। आप इसके थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, शुरू शुरू में कठिन होती है। आज मैं आपके साथ फेसबुक पर लाइव हूं, आज हम जूम के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा लगभग रोजाना सारे देश में हम बातचीत कर रहे हैं। आज से 4 महीने 5 महीने पहले तक मुझे भी इसका अभ्यास नहीं था। तो किसी काम को पहली बार शुरुआत करनी पड़ती है, तो आप एक ही वैकल्पिक मार्ग है, इस पर आना चाहिए। दूसरा, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, आप सामान्य अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज़ ने, बोर्ड्स ने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी आज आप ऑनलाइन नेट पर आकर, गूगल पर आकर, बाकी सब पर आकर कुछ अच्छी पुस्तकें इस समय चयन करके उनको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर, आप अपने लैपटॉप पर, आप अपने टैबलेट पर, घर पर बैठकर कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालिए। मैं कहूँगा कि इस खाली समय में जब आप घर पर हैं तो अपने को खाली मत रखिए, टीवी के आगे समय मत खराब करिए। आप सुबह से लेकर रात तक की अपनी एक दिनचर्या बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम करिए, थोड़ा योग करिए, प्राणायाम करिए। शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आप 20, 22, 24, 25 वर्ष की उम्र के युवक हैं तो घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे, कोई भतीजे भतीजी यहाँ होंगे। ऐसे अपने से छोटे बच्चे घर में हैं, उनको साथ में लेकर, अपने बड़ों को साथ में लेकर घर की छत पर, घर के आंगन में, जहाँ भी स्थान है वहाँ पर एक दरी बिछाकर कुछ अच्छे योग करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। सुबह 30, 35, 40 मिनट का एक कुछ ना कुछ व्यायाम करने का ये बनाइए। वरना क्या होगा कि आप देर तक सोएंगे, देर से उठेंगे, मन में एक निराशा का भाव रहेगा। कि जब आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो पूरे दिन के लिए एक उत्साह आपके मन में आएगा। पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाइए, एक 2 घंटे 3 घंटे कोई ना कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ने का अभ्यास डालिए। अगर लाइब्रेरी बंद है इस समय, आपको बाजार से पुस्तक नहीं ला सकते, बुक्स नहीं ला सकते, तो अपने घर में बैठकर नेट पर कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनका रिवीजन करिए, उनको पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। एक अपना दिन भर का एक पढ़ाई का शेड्यूल, आप कॉलेज ना जाते हुए, लाइब्रेरी ना जाते हुए भी एक अपना दिन भर का पढ़ाई का शेड्यूल बना सकते हैं। एक और बहुत अच्छा है कि बहुत सारी चीजें हम सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कई बार इसलिए नहीं कर पाते कि समय नहीं मिलता अपने। अगर इस समय ये समय मिला है, 2 महीने 3 महीने और अभी आगे इस प्रकार की परिस्थितियां रहने वाली हैं,
तो आप कुछ ऐसी चीज़ें इस समय सीख सकते हैं जो आपको जीवन भर काम आने वाली है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो 2 चीज़ें मैं इस समय उदाहरण दे सकता हूं, बाकी आप अपने अपने हिसाब से सब सोच सकते हैं। एक हमारे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी मैं कहूँगा कि जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे अच्छे मेधावी विद्यार्थी हैं, अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, अपना बोर्ड टॉप करते हैं। लेकिन हम सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है हम सबकी, वो है हम इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख सकते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते। एक फ्लो में हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। और इसलिए जब किसी बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बड़े कॉलेज में जाते हैं, बड़े शहर में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हीन भावना से हम लोग दो चार होते हैं और हमको परेशानी होती है। आप इस 2-3 महीने का जो खाली समय है इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, वो भी ऑनलाइन अनेक आपको मिल जाएंगे, आसपास थोड़ा सर्च करेंगे तो कोई एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। कंप्यूटर की कोई बेसिक नॉलेज, आजकल आप अपने मोबाइल पर और अपने लैपटॉप पर इतना सब कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं आप। थोड़ा सा और कोई एक बेसिक कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा, कोई छोटा मोटा कोर्स जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का कोर्स होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं होती। आजकल ऑनलाइन ऐसे कोर्स कराए जाते हैं, तो ऐसा कोई छोटा मोटा कोर्स कंप्यूटर का कर लीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स कर लीजिए। भारत सरकार की MSME मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा कई प्रकार की ऑनलाइन प्रशिक्षण वो इस समय चलाए जा रहे हैं। आप नेट पर जाकर सर्च करिए, आपको घर बैठे MSME वर्कशॉप भी कराती है, कई चीज़ों का प्रशिक्षण भी देती है। और उसके बाद में अगर छोटा मोटा कोई आप व्यापार, कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोन भी अवेलेबल कराते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ कोई कोर्सेज इस खाली समय में खाली ना बैठकर ये छोटे मोटे कोई ना कोई कोर्सेज इस समय करने चाहिए। एक मैं आप सबको सलाह दूंगा कि आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या में कोई आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा एक काम के लिए जरूर रखिए। अपने घर में जो बड़े हैं, घर में दादी जी होंगी, दादाजी होंगे, ताई जी होंगी, ताऊ होंगे, चाचा चाची होंगे, माताजी पिताजी हैं, जो भी घर में बड़े हैं, उनके साथ बैठिए। उनके साथ बैठने का समय उनके सुविधा से निकालिए। जब वो खाली हैं, जब वो आपकी बात सुन सकते हैं, उनके पास बैठिए। देखिए, आप सब युवा हैं और आप सबको मालूम है कि सारे एक्सपर्ट्स ने, सारे साइंटिस्ट ने, सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बताया कि जो युवक हैं उनके लिए शायद कोरोना का इतना संकट नहीं है। लेकिन जो बड़ी आयु के लोग हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी इस आपदा में वो परेशान भी हैं, मानसिक रूप से भी परेशान हैं और शारीरिक रूप से भी वो कमजोर होने के कारण से बहुत जल्दी उनको ये कोरोना परेशान कर सकता है। तो हमारा इस समय दायित्व है, हम अपने बड़ों के साथ बैठें, उनको कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें, कुछ पॉजिटिव समाचार हम उनको सुनाएं। आप समाचार पत्र में से पढ़कर कुछ अच्छे पॉजिटिव बातें उनको बता सकते हैं, अच्छी जानकारियां उनको दे सकते हैं। उनके साथ बैठे, उनके बातें सुने। आज अपनी पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन, इस सब व्यस्तता के कारण से और कई बार माता पिता की व्यवस्था के कारण से आज इतना समय ही हमको नहीं मिलता कि हम अपने बड़ों के साथ बैठ सकें और उनके मन की बातें भी सुन सकें। उनको अच्छा लगता है बच्चों को सुनाने में। उन्होंने जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त की, उन्होंने जो संकट झेले, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उसको सुने। लेकिन आज की भागम भाग जिंदगी में हमें समय ही नहीं मिलता कि हम उनके पास बैठे और उनकी चीज़ों को सुने, उनकी बातों को सुने। तो आज ईश्वर ने आपको ये समय दिया है, इस समय का सदुपयोग करिए, बड़ों के साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनको कहिए कि आज हम आपके पास बैठे, हमको बताइए, कुछ सुनाइए हमको, अपने कॉलेज के टाइम की बात बताइए, अपनी युवावस्था की बातें बताइए। वो मन खोलकर आपके साथ बात कर सकेंगे। आप समझिए कि उनको कितना अच्छा लगेगा
और कितने आशीर्वाद हमको मिलेंगे, इसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते। और आपको भी हिम्मत मिलेगी। अपने खाली समय को फेसबुक व्हाट्सएप पर मत खर्च करिए, आवश्यकता अनुसार उसको चलाइए, जितना उसकी आवश्यकता उतना उपयोग करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया से हट जाइए, लेकिन दिन भर सोशल मीडिया पर अगर हम लगे रहे तो दूसरों के स्टेटस देख देख कर, और कई बार एक दूसरे मित्र को दिखाने के लिए और इस प्रकार के स्टेटस लगाए जाते हैं कि जिससे दूसरा हमारा मित्र भी डिप्रेशन में आ जाता है और हमको पता नहीं लगता है। तो इसलिए सोशल मीडिया का उतना उपयोग करिए जितना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि एमएसएमई की वर्कशॉप लीजिए, भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जगह जगह छोटी छोटी सेमिनार्स हो रही हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स हो रही हैं, उनमें हिस्सा लीजिए। अगर कुछ लोग कर सके, मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग इसको करें, लेकिन अगर कुछ लोग कर सकते हैं तो कोई छोटा मोटा ऐसा कोई काम जिससे घर के आर्थिक संचालन में हम कुछ सहयोग कर सके, आप सोचिए। इसके लिए कोई बनी बनाई कोई 1 2 3 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, उतना नहीं। तो आप स्वयं सोचिए, अपने यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से, जहाँ आप रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से, स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से आप कुछ छोटा मोटा ऐसा कोई काम सोचिए, सीखिए, जो आप घर के आर्थिक संचालन में पिताजी का, माँ का कुछ सहारा थोड़ा बहुत दे सके। जैसे आजकल कुछ बड़ी कंपनियां ये होम डिलीवरी का काम कर रही हैं, वो अमेज़न होगी, वो बाकी कंपनियां होंगी। अब ये जो होम डिलीवरी वाला काम है, इस होम डिलीवरी वाले काम में अपने शहर में, अपने स्थान में, अपने आसपास रहकर, आपके पास एक बाइक है, कोई एक स्कूटी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी कोरियर कंपनी के साथ, किसी कंपनी के साथ थोड़ा सा जुड़ जाएंगे। सबको इस समय सभी कंपनियों को इस प्रकार के युवकों की आवश्यकता रहती है, और उसमें आपको एक अच्छा पार्ट टाइम जॉब ये मिल सकता है। तो और थोड़ा सा भी अगर आप करेंगे तो एक तो आपको जो खाली समय है, उस खाली समय के कारण से जो डिप्रेशन आ रहा है, वो डिप्रेशन दूर होगा, और आप कुछ ना कुछ मात्रा में अपनी पॉकेट मनी भी अर्न कर पाएंगे, घर वालों के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। आप कोई भी छोटी मोटी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी के लिए, तो शायद उसकी फीस भी आप खुद जुटा सके। ऐसे कोई छोटे मोटे काम, मैंने कहा जहां आप रह रहे हैं वहां की स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से आप खुद सोचिए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है होम डिलीवरी का, ऐसा नहीं है कि सभी लोग होम डिलीवरी वाले काम में जुड़ जाएंगे। शायद अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण से, बड़े शहर में जाकर और करने के कारण से, शायद आप पिताजी की खेती में कुछ सहयोग नहीं कर पाते होंगे। अगर आपके यहाँ, आप लोग जो गांव में रहते हैं, वो कृषि कार्य में शायद घर का उतना सहयोग नहीं कर पाते होंगे। ये समय है। मैं अपने कई ऐसे मित्रों को जान रहा हूं, कई ऐसे मित्रों की मैं लगातार, मेरी फ़ोन पर बात हो रही है, जो पिछले 10-10 साल से, 15-15 साल से शहर में थे। इस लॉकडाउन के कारण से वो गांव में गए, और पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से वो गांव में हैं, और जिन्होंने पिछले 10-10 साल से, 15-15 साल से खेती में किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया था, और उनके शहर में रहने के कारण से उनके खेत माता पिता उठा देते थे किसी को, अब वो गांव में रहकर खुद खेती कर रहे हैं और खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आप कृषि में सहयोग कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के कुछ छोटी आयु के बच्चों को, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स का, मैथ अच्छी है तो मैथ का, केमिस्ट्री अच्छी तो केमिस्ट्री का, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश का होम ट्यूशन दे सकते हैं। कोई ऑनलाइन 10, 15, 20 बच्चों को जोड़कर कोई ऑनलाइन कोचिंग आप करा सकते हैं। जो बहनें हैं वो ऐसे समय में कोई छोटा मोटा नर्सिंग का ऑनलाइन डिप्लोमा लेकर, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का कोई छोटा मोटा नर्सिंग का डिप्लोमा लेकर वृद्धों की देखभाल करने का, पेशेंट्स की देखभाल करने का कोई प्रशिक्षण ले सकती हैं। आने वाले समय में
जब कोरोना पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो शायद हॉस्पिटल्स, अभी भी आपको पता है कि हॉस्पिटल्स कम पड़ रहे हैं, लोगों को एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं, जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, मैं सब केवल कोरोना पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो रोगों के कारण से, जिनको जो रोग झेल रहे हैं, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, किसी को कोई फ्रैक्चर हुआ है, 2 महीने 3 महीने घर में उसको रहना है, तो ऐसे लोगों का कोई छोटी मोटी उनकी सहायता करना, इसके लिए आपको छोटा मोटा कोई ना कोई काम मिल सकता है, अपने परिचित परिवारों में भी मिल सकता है, अपने गांव में, अपने नगर में, कस्बे में, आसपास आप कोई ना कोई ऐसा, मैंने ऐसे कई उदाहरण आपको दिए हैं, लेकिन आप जब अपने स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से सोचेंगे तो आपको और ऐसे कुछ छोटे मोटे काम मिल सकते हैं, जिसमें से आपको पॉकेट मनी भी मिलेगी, आपके अपने खर्चे भी निकल सकते हैं, आप घर पर बोझ नहीं बनेंगे। और ये सब अगर आप करेंगे, अगर आप अपने शेड्यूल में कुछ योगा प्राणायाम रख लेंगे, अपने शेड्यूल में परिवार के बड़े लोगों से बातचीत करने का अवसर रख लेंगे, अपने छोटे भाई बहनों के साथ उनको लेकर उनको भी कुछ अच्छे खेल खिलाना, उनको कुछ अच्छी बातें बताना जो आप जानते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कोई छोटे छोटे कोर्स करना, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना, कंप्यूटर का कोर्स करना, कोई और छोटे मोटे डिप्लोमा करना। अगर आप अपने को दिन भर इस प्रकार से व्यस्त कर लेंगे, कुछ ऑनलाइन क्लासेस करना, कुछ ऑनलाइन बुक्स पढ़ना, अगर आपने अपना पूरा दिन भर का शेड्यूल बना लिया तो मुझे विश्वास है कि आपको दिन में इतना समय ही नहीं मिलेगा कि आप टीवी के आगे बैठकर और निराशा के सागर में गोते लगाने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। आप सुबह जगेंगे और रात को सोने तक इतने थक जाएंगे कि आपको भरपूर नींद आएगी। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आप अपने परिवार को पूरा प्रसन्न रखेंगे, घर में क्लेश नहीं होगा, माताजी पिताजी किसी तरह से नाराज नहीं होंगे, बल्कि इसके विपरीत होगा कि घर में एक अच्छा उत्साह का वातावरण रहेगा, घर में सारे लोग प्रसन्न रहेंगे। और अगर घर में प्रसन्नता है, अगर माताजी पिताजी के चेहरे पर प्रसन्नता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, छोटे भाई बहनों के चेहरे पर प्रसन्नता है, और आपके कारण से आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में प्रसन्नता है, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वरीय कार्य में सबसे बड़ा आप सहयोग कर रहे हैं। ये जो छोटी मोटी परीक्षाएं जो टल गई हैं, इनके कारण से मन मत परेशान करिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परीक्षा होगी, सारी चीज सामान्य होंगी, फिर से उसी तरह से पटरी पर चीजें दौड़ने लगेंगी, और हो सकता है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप लोग भूल भी जाएं कि कोई ऐसा एक कालखंड आया था। तो ये कालखंड निकल जाएगा। हम लोग खुद उत्साह से, हौसला लेकर, अपने को लगातार सकारात्मक चीजों में व्यस्त रखकर, व्यर्थ के विवादों में ना फंसकर, और स्वयं सकारात्मक रहते हुए और सबको सकारात्मक रखते हुए इस कालखंड से हम अपने देश को और दुनिया को निकाल कर लेकर जाएंगे। ये मुझे विश्वास है। कितनी भी घोर से घोर निराशाजनक परिस्थिति हो, उसमें एक आशा, उम्मीद, विश्वास, इसका दीपक लेकर उस अंधियारी रात में आप चलते रहिए। हम युवा हैं, आप लोग सरस्वती विद्या मंदिर में आप सबने शिक्षा प्राप्त की है, तो बहुत अच्छे ऐसे देशभक्ति के और ऐसे उत्साहजनक बहुत सारे गीत आपको आते होंगे। एक गीत जो हम हमेशा गुनगुनाते थे, हम युवा हैं, हम करेंगे मुश्किलों से सामना। जो भी मुश्किलें आएंगी उनका सामना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के इस अवसर पर मुझे आपने अपने बीच में बोलने का अवसर दिया और आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और इस 7 दिन की व्याख्यान माला के जो आयोजक हैं, ऐसी पुरातन छात्र परिषद अतरौली के सभी पदाधिकारियों को फिर से एक बार धन्यवाद देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, प्रणाम।